हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। तो जैसा कि जो हमारी पहली वीडियो है, जो फर्स्ट वीडियो हमने बनाई थी इसी इसी यूनिट को लेके, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और मैग्नेटिक फ्लक्स को डिस्कस किया था। तो बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ही वो फिनोमेना था जिसमें जो लीडिंग साइंटिस्ट थे वो फैराडे थे। माइकल फैराडे और जोसेफ हेनरी, दो ऐसे साइंटिस्ट थे बच्चों जिन्होंने इसके बारे में स्टडी किया था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट इन्होंने इसको अंडरस्टूड करने के लिए, इसको समझने के लिए किए थे, जिसमें उनको ये स्टार्टिंग में पता ही नहीं लग पा रहा था कि यहाँ पे कोई जो करंट है वो किस तरह से या क्यों इंड्यूस हो रहा है। तो सबसे पहला जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया वो भी मैंने आपको बता दिया है। एक्सपेरिमेंट यही था बच्चों कि उन्होंने एक कोयल ली थी इस तरह से, उसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच किया और फिर एक मैग्नेट लेके उन्होंने इसको आगे पीछे करना स्टार्ट किया। तो मैग्नेट को ये आगे लेके आए, तभी भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। पीछे लेके गए, तभी भी गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन आ रहा था। बट जब इसको स्टेशनरी रखा गया एक ही जगह पे, तब गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा था। तो इनको समझ में नहीं आ रहा था, इनको सिर्फ यही लगा कि यहाँ पे जब हम ये मोशन करते हैं मैग्नेट का तो ही करंट पैदा होता है, क्योंकि इनको ये नहीं पता था कि यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज हो रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन की बात करें तो ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस कोयल के अंदर से पास आउट होंगी बच्चों। और जो मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता दिया था कि मैग्नेटिक फ्लक्स को हमें चेंज करना है, तो हम इसको मैग्नेट को आगे करके या पीछे करके इस फ्लक्स को चेंज कर देंगे और जिसकी वजह से करंट पैदा होगा। बट फैराडे को ये बात स्टार्टिंग में पता नहीं थी। उसके बाद इन्होंने दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। तो दूसरा एक्सपेरिमेंट भी कुछ इस तरह से था। इन्होंने मैग्नेट की बजाय एक कोयल ली, एक कोयल ही ली बच्चों यहाँ पे इन्होंने, और इसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया और दूसरी कोयल ली जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ इन्होंने कनेक्ट किया। और फिर से क्या किया कि यहाँ पे इन्होंने इस कोयल को आगे पीछे करना स्टार्ट किया। कोयल को, क्योंकि कोयल जो अपना मैग्नेटिक फील्ड बनाएगी इस तरह से, वही मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से भी पास आउट होंगी बच्चों, इसके अंदर से भी पास आउट होंगी। और जब हम इस कोयल को आगे पीछे करेंगे तो तभी भी यहाँ पे जो हमारी सेकंड कोयल है, ये इसके साथ जो ये फ्लक्स लिंक हुई है ये चेंज हो जाएगी और यहाँ पे करंट इंड्यूस हो जाएगा। बट तभी भी फैराडो को ये पता नहीं लगा कि यहाँ पे फ्लक्स चेंज होने की वजह से ऐसा हो रहा है। उनको सिर्फ यही लगा कि इन दोनों कोयल में रिलेटिव मोशन जरूरी है, यानी मोशन होना चाहिए, तभी ऐसा हो सकता है कि करंट इंड्यूस हो। बट थर्ड जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया बच्चों, यहाँ पे थर्ड एक्सपेरिमेंट में इन्होंने एक कोयल ली, ये कोयल ली और इसके साथ इन्होंने क्या किया बच्चों, इसके साथ इन्होंने एक एसी सोर्स कनेक्ट कर दिया। एसी इन्होंने गैल्वेनोमीटर अटैच किया और जैसे ही यहाँ पे इन्होंने स्विच ऑन किया तो वो सरप्राइज्ड हो गए कि इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया था। जो हमारी सेकंड कोयल है इसके अंदर करंट इंड्यूस हो गया था। तो जो थर्ड एक्सपेरिमेंट था उससे एक तो ये अंदाज़ा लगा, ये कंक्लूजन निकला कि रिलेटिव मोशन ज़रूरी नहीं है। चाहे आपके पास मैग्नेट और कोयल हैं, चाहे आपके पास दो कोयल हैं, तो उनका रिलेटिव मोशन ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अब ये रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे हैं। दोनों कोयल बड़े आराम से रखी हुई हैं और जो हमारी ये सेकंड कोयल है इसके अंदर करंट आ रहा है। जो यहाँ पे गैल्वेनोमीटर इन्होंने लगा रखा है वो लगातार डिफ्लेक्शन शो कर रहा था अपोजिट डायरेक्शन में, बार बार जो निडल है वो बार बार इधर उधर हिल रही थी। तो ये इस बात का इंडिकेशन थी कि यहाँ पे करंट आ चुका है, बट वो रिलेटिव मोशन नहीं कर रहे थे। तो एट लास्ट फिर उन्होंने थोड़ा सा इसके बारे में सोचा और ये देखा कि ऐसा क्या हो रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे करंट पैदा हो रहा है। तो उनको तब ये पता लगा था बच्चों कि यहाँ से ये जो हमारी फर्स्ट कोयल है इसका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके अंदर से भी पास हो रही है, बट वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन चेंज होनी चाहिए, तभी आपका यहाँ पे करंट इंड्यूस हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। क्योंकि फर्स्ट केस में जब हम मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तभी भी यही फील्ड लाइन जो हम वो चेंज होती है। हम सेकंड केस में कोयल को चेंज करते हैं, आगे पीछे करते हैं, तभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो हमारी सेकंड कोयल है उसके साथ जो लिंक हो रखी होती है फ्लक्स, वो चेंज होती है आपकी। और थर्ड केस में क्योंकि यहाँ पे ये अल्टरनेटिंग वोल्टेज आपने लगा रखी है तो यहाँ पे करंट जो है बच्चों वो अल्टरनेटिंग होगा।
और अल्टरनेटिंग करंट की जो वैल्यू है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो इस वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो भी आपका चेंज होगा। और क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी ऑटोमेटिकली अपने आप से चेंज हो जाएगी, और जो हमारी सेकेंड कोइल है उसके अंदर करंट पैदा हो जाएगा या करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो ये सारे के सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद, अपने कंक्लूजन निकालने के बाद, जो फैराडे थे उन्होंने 2 लॉ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के दिए थे, जो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं बच्चों। तो फर्स्ट लॉ क्या है आपका? फर्स्ट लॉ बिल्कुल सिंपल है, वही डेफिनेशन से रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, whenever there is a change in magnetic flux linked with the coil, EMF will be induced। यानी सिंपल है काफ़ी, कि जब कभी भी आप कोयल के साथ जो फ्लक्स लिंक हुई है उसको चेंज करेंगे, EMF इंड्यूस आपका हो जाएगा। ठीक है। सेकंड क्या है बच्चों? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, EMF इंड्यूस्ड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। यानी यहाँ पे जो EMF इंड्यूस होगा आपका, वो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, यानी d∅dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा बच्चों, इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ये। इसका मतलब जितना आपका फ्लक्स का चेंज होने का रेट होगा, उतना ही EMF ज़्यादा आपका यहाँ पे पैदा होगा, ज़्यादा यहाँ पे बनेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं आपको बता दूं कि फ्लक्स का रेट कैसे चेंज होता है जल्दी जल्दी। आपके पास ये कोयल है बच्चों, इस तरह से गैल्वेनोमीटर के साथ आपने इसको लगा रखा है, और एक मैग्नेट को आप इसके पास लेके आ रहे हैं बड़े आराम से। तो मैग्नेट को आप जितने आराम से लेके आएंगे, जो यहाँ पे फ्लक्स चेंज होगी बच्चों, वो भी बिल्कुल धीरे धीरे चेंज होगी। तो इस तरह से आप देख पा रहे हो कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो फ्लक्स के चेंज होने का रेट है वो काफ़ी स्लो है, यानी फ्लक्स बहुत कम चेंज हो रही है। तो इसलिए यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स जो है वो काफ़ी कम होगा। बट अगर आप इस मैग्नेट को एकदम से इसके पास लेके आएंगे, बहुत हाई स्पीड से इसके पास लेके आएंगे, तो फ्लक्स थोड़े से टाइम में बहुत ज़्यादा फ्लक्स चेंज हो जाएगी बच्चों, और रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। तो इस तरह से हम ये जो मोशन है, यानी एट लास्ट पॉइंट ये है कि अगर हम इस मैग्नेट को बहुत जल्दी जल्दी आगे पीछे करें, ना कि बहुत धीरे धीरे आगे पीछे करें, बहुत जल्दी जल्दी, जितना फास्टर हम इसको आगे पीछे करेंगे, फ्लक्स के चेंज होने का जो रेट है वो उतना ही जल्दी होगा, और EMF जो आपका यहाँ पे पैदा होगा, जो इंड्यूस्ड होगा, वो भी उतना ही ज़्यादा होगा। बजाय कि आप इस मैग्नेट को अगर धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे आगे पीछे करेंगे, तो आपका जो रेट है वो काफ़ी कम होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स का जो रेट है चेंज होने का वो काफ़ी कम होगा, और जो EMF है वो काफ़ी कम पैदा होगा। जबकि आप इसी मैग्नेट को अगर फास्टर वे से आगे या पीछे करेंगे तो रेट बढ़ जाएगा बच्चों, और आपका EMF इंड्यूस्ड ज़्यादा होगा। तो यही पॉइंट यहाँ पे है कि जो EMF इंड्यूस्ड है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। उसके बाद हम प्रोपोर्शनली का यहाँ पे साइन लगाते हैं। तो इसके बाद E जो है, E यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा बच्चों, उसको मैंने स्मॉल e से रिप्रेजेंट किया है। E विल बी इक्वल टू -k d∅dt हो जाएगा। तो K तो आपका कांस्टेंट है, K तो आपका कांस्टेंट है, और K को अगर SI सिस्टम की हम बात करेंगे, K को 1 रख देंगे तो E जो है वो -d∅dt हो जाएगा बच्चों। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है वो क्या इंडिकेट कर रहा है? Here negative sign shows that the induced EMF oppose the change in magnetic flux। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम लेंजिस लॉ के नाम से जानते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि यहाँ पे ये माइनस साइन जो है वो क्या आपका इंडिकेट कर रहा है। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, Here negative sign shows that the induced EMF oppose the change in magnetic flux। यानी जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है बच्चों, ये मैग्नेटिक फ्लक्स आपकी जो चेंज हो रही है, क्योंकि d∅dt क्या शो कर रहा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स को, यानी ये मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यहाँ पे जो EMF इंड्यूस्ड होगा बच्चों, वो हमेशा इस चेंज को अपोज करने की कोशिश करेगा। ये हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे लेंजिस लॉ में। तो अभी के लिए हम इतना ही समझ लेते हैं कि यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स है
और ये जो ईएमएफ इंड्यूस्ड है ये इस चेंज को अपोज करने की कोशिश करता है, इसके अपोजिट में होता है हमेशा, इसलिए हम यहाँ पे ये नेगेटिव साइन लगा देते हैं। तो बच्चों इस वीडियो में हमने फैराडे लॉज के बारे में डिस्कस किया कि जो माइकल फैराडे थे 1831 में इन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को स्टडी किया था और इसके काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के बाद इनको एट लास्ट पहले तो ये इस कंक्लूजन पे पहुंचे थे कि रिलेटिव मोशन जो है वो ज़रूरी होता है। जैसे हम कोयल और मैग्नेट के केस में मैग्नेट को आगे पीछे करते हैं तो ये रिलेटिव मोशन ही है, यानी रिलेटिव मोशन आपका नेसेसरी है, तभी आपका ये जो हमारी कोयल है इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हो पाएगा। दूसरे केस में हमने कोयल ली जिसको गैल्वेनोमीटर के साथ कनेक्ट किया और एक कोयल ली जिसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया और फिर से इस कोयल को आगे और पीछे किया। तो तभी भी यहाँ पे इनको यही था कि ये रिलेटिव मोशन जरूरी है, तभी आपका ईएमएफ इसमें पैदा हो सकता है, नहीं तो नहीं होगा। बट थर्ड केस से इनको ये पता लगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना जरूरी है, रिलेटिव मोशन जरूरी नहीं है। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम किसी भी तरह से चेंज करें तो आपका जो ईएमएफ है वो इंड्यूस हो जाएगा, मोशन करना जरूरी नहीं है। तो नेक्स्ट वीडियोस में बच्चों हम ये भी सीखेंगे कि मैग्नेटिक फ्लक्स को किस किस तरह से चेंज किया जा सकता है और कैसे कैसे ईएमएफ हम इंड्यूस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेंज़ लॉ के बारे में, जिसकी हेल्प से हम ये नेगेटिव साइन यहाँ पे क्यों आया है इसको समझ सकते हैं। थैंक यू।